जो कास्ट समीकरण है वो जो है वो बीजेपी के पक्ष में हमको दिखाई देता है। मंदिर भी बन गया, तारीख भी क्लियर हो गई, दिशा और दशा तो बदली है। तो लोगों का रुझान बीजेपी की ओर ज्यादा है। गाय हमारी माता ... विपक्ष जो है मुद्दों को उस तरीके से उठा नहीं पा रहा है। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाईवे बन गए, पहले से तो बहुत कुछ बना। हर बेरोजगार भी ठिकाने लग रहे हैं। कार्यकर्ता लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ गद्दी, जिसमें आज की सीट है झांसी ललितपुर। 2 जिलों को मिलाकर बनी ये सीट बुंदेलखंड की सबसे अहम सीट है। आज के गेम्स ऑफ गद्दी में इसी सीट का सियासी समीकरण समझेंगे। सबसे पहले इस सीट की मौजूदा राजनीति की बात करेंगे तो आपको बता दें कि आप 2024 के फाइट की बात करते हैं, जिसमें मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का जो पाला है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग इस वक्त नजर आ रहा है। जिसमें एक तरफ तो तस्वीर साफ है, बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को दोबारा से टिकट दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। यानी कि तस्वीर साफ है कि विपक्ष का कौन चेहरा बीजेपी को झांसी में टक्कर देगा। यानी कि इन हालातों में समझते हैं कि झांसी ललितपुर सीट का समीकरण आखिर क्या कहता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। झांसी वीरता, साहस और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बेतवा नदी के तट पर मौजूद इसी शहर पर कभी झांसी की रानी राज किया करती थी। इस शहर की गलियों से गुजरते हुए आज भी झांसी वाली रानी की वीरता की कहानियां सुनाई दे जाएंगी। वीरता के जीवंत प्रतीक इस शहर में एक बार फिर संग्राम छिड़ा है, लेकिन ये लड़ाई 1857 जैसी नहीं, बल्कि ये सियासी संग्राम है। इस बार तलवारें नहीं, जुबानी हमले हो रहे हैं। बुंदेलखंड में लोकसभा चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है। कुछ ही दिनों के बाद जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो झांसी में भी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। नेता, एक दूसरी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे और अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। फिलहाल झांसी लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा से अनुराग शर्मा को टिकट मिला है। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी को फिलहाल अभी कोई नाम नहीं घोषित हुआ है। तो एक बार फिर से झांसी में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। चंदेल राजाओं के गढ़ में गेम्स ऑफ गद्दी शुरू हो चुका है। बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार झांसी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा पर भरोसा जताया है, जो एक बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं। जबकि इंडी गठबंधन से ये सीट गई है कांग्रेस के खाते में। इस सीट का इतिहास देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस जीती, 6 बार बीजेपी और सपा बसपा को भी एक बार मौका मिला है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और 2024 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखिए, झांसी सीट हॉट सीट है। यहाँ पे कभी नारायण दत्त तिवारी भी आए थे और वो हार के भी गए। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन, ये बपौती नहीं है किसी की, पुश्तैनी है कि हो गई। झांसी की जनता ने हमेशा अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं। इससे पहले उमा भारती जी के टाइम से लगातार ये सीट बीजेपी के पास आ रही है और जब से बीजेपी बराबर काबिज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी की जो सीट है वो
उस पार्टी के पास जाती है जिसका संगठन सबसे मजबूत होता है, जिसकी सरकारें होती हैं। क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष अपने को उतनी मजबूती से उठा नहीं पा रहा है, मुद्दों को उस तरीके से ला नहीं पा रहा है, चाहे स्थानीय हो चाहे आपके लोकसभा स्तरीय हो, लेकिन वो मुद्दों को उस तरह ला नहीं पा रहा है। ये सीट फायर ब्रांड नेता उमा भारती की कर्मभूमि रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उमा भारती को झांसी लोकसभा सीट से उतारा था। वो जीती और केंद्र में मंत्री भी बनी। हालांकि पिछले चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिला, फिर भी सीट भाजपा के पास ही रही। झांसी मध्य प्रदेश से सटा इलाका है। यह 2019 में 67.57% वोट मिले थे। सामाजिक ताने बाने की बात करें तो 91% हिंदू और 7% मुस्लिम आबादी है, जबकि 1% वोटर अन्य धर्म को मानने वाले हैं। यानी हिंदू बाहुल्य इलाके में 2024 का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। झांसी की रानी के इस शहर का पारा हाई है। फिलहाल कांग्रेस सपा के साथ आने से समीकरण कैसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। विकास और जातिगत फैक्टर दोनों ही इस सीट पर बीजेपी के काफी ज्यादा पाले में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लंबे समय से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते। देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1,84,000 यहां पर वोटर्स हैं। दलित की बात करें तो यहां पर 5 लाख वोटर्स हैं, जो कि बीजेपी को इससे काफी ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। सामान्य की अगर बात करें तो 6 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें यहाँ पे तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर वोटर्स है। अब ऐसे में विकास के नजरिए से देखें तो बीजेपी ने यहाँ पर काफी ज्यादा काम किया। ऐसे में कई सारी जो जातियां हैं वो बीजेपी के पाले में इस वक्त नजर आ रही है। खास करके स्वर्ण की बात कर ले तो उनके हित में भी ने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसको लेकर ये सीट बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मजबूत सीट मानी जा रही है। और अगर हम बात करें पिछले इलेक्शन की तो 2014 के बाद में 2019 में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए भी ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो सीट होगी ये बीजेपी के लिए और ज्यादा आसान रहने वाली है। वो बीजेपी का यहाँ मजबूत है। एक तो कास्ट होता है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी की हवा होती है। तो बीजेपी की हवा और हवा के हिसाब से उसने जो कास्ट समीकरण बनाए हैं वो इस समय पिछले काफ़ी समय से हमको देखने में मिल रहा है कि वो बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। तो कास्ट समीकरण है और तो वो जो है वो बीजेपी के पक्ष में हमको दिखाई देती है। निश्चित तौर पे जाति और धर्म का मुद्दा जो है वो असर डालता है और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो धर्म से जुड़ा हुआ मसला है और बीजेपी चूँकि धर्म के पिच पे खेलती है तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा तो मिलना है। कितना मिलना है ये तो वोटिंग पे पता चलेगा। खासतौर पर इस सीट को ब्राह्मण सीट के तौर पर भी जाने जाना लगा है, क्योंकि भाजपा की ये सुरक्षित सीट मानी जाती है। एक तो ये महानगर हो गया, दूसरा जो ललितपुर क्षेत्र है आपका वो भी 2 विधानसभाएं वहाँ पे रहती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र के रूप से माना जाता है। वहाँ पर हालांकि जैन समीकरण अपने आप में काम करता है या कुशवाहा समीकरण काम करता है, तो जातीय मुद्दे भी काफ़ी कुछ प्रभावित करते हैं। तो एक्सपर्ट्स की राय भी आपने सुनी। अब जरा 2014 का वोट प्रतिशत भी देखिए और फिर आपको 2019 का वोट प्रतिशत आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको 2000 अगर हम 14 की बात करें तो यहां पर 41.7% रहा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी रही 27.91 के साथ में। बीएसपी की बात कर ले तो यहां पर जो बीएसपी का वोट प्रतिशत था वो 15.48% रहा। जबकि इस बार इंडी गठबंधन में जिस कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है उसे 2014 के महज 6% ही वोट मिले हैं। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा बीजेपी के स्ट्रॉन्ग सीट भी मानी जा रही है। अब जरा चलिए आपको 2019 के नतीजे भी बताते हैं। यहां पर देखिए अनुराग शर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे 58.61% इनका जो वोट प्रतिशत रहा 2019 का आपको दिखा रहे हैं। श्याम सुंदर सिंह की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, इनका जो वोट फीसदी था वो 32.12 रहा। ऐसे में अंतर आप देखिए आपको साफ नजर आएगा। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो शिवचरण कुशवाहा यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उनको 5.51% ही वोट प्रतिशत रहा। यानी कि 2014 और उसके बाद में 2019 वोट प्रतिशत बीजेपी के खाते में काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ऐसे में इस बार भी बीजेपी को इस सीट से बेहद उम्मीद भी है।
दशकों तक सूखे की मार कर मायूस और उदास हो चुका बुंदेलखंड अब चैतन्य दिखता है। धीरे धीरे चढ़ रही चुनावी खुमारी के बीच बुंदेले तकरीबन 3 दशक बाद सियासी तौर पर मुखर दिख रहे हैं। वो जितने पक्षधर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के हैं, तो उतनी ही दृढ़ता से राजनीतिक शुचिता की बात भी करते हैं। विरासत के साथ विकास भी झांसी ललितपुर लोकसभा सीट में प्रमुख चुनावी मुद्दा है, क्योंकि ये सीट बुंदेलखंड की सबसे अहम सीट है। बीते 10 साल की बात की जाए तो झांसी को बदलते हुए लोगों ने बहुत तेजी से देखा है। झांसी में तमाम बड़े बड़े विकास कार्य किए गए हैं। यहाँ सड़क से लेकर पानी से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी सुविधाएं लोगों को दी गई हैं। इसके अलावा विश्व स्तरीय पार्क बनाए गए हैं। सबसे बड़ा काम झांसी में किया गया है वो एक बड़ा पार्क बनाया गया है, और इस पार्क को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह पार्क बनाया गया था। और एक बड़ी सी प्रतिमा इस पार्क में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मोदी के सत्ता में आते ही बुंदेलों के दिन बहुरे हैं। पूरे बुंदेलखंड में सड़कों का जाल बिछाया गया। पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं, जैसे कि बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए 9,000 करोड़ की लागत वाली जल महापरियोजना, दर्जनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, झांसी का स्मार्ट सिटी के तहत डेवलपमेंट, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रोजगार, रेलवे ओवरब्रिज, अटल एकता पार्क, रानी लक्ष्मीबाई किले का जीर्णोद्धार, नोएडा की तर्ज पर इंडस्ट्रियल बेल्ट का डेवलपमेंट, ललितपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण सहित तमाम दूसरी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने झांसी ललितपुर को बीते 10 सालों में दिया। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, बिजली लाइट की बात, बिजली लाइट वाइट सब सरकार ने इतने अच्छे काम करे कि जितने भी रोड थे सब बिल्कुल रोड में एकदम चकाचक हो गए और हाईवे बन गए। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए बहुत सुविधा हो गई। इससे मुझे होश है। मात्र झांसी की आबादी 1.5 लाख थी। इस समय हमारा अंदाज है 6 लाख या 7 लाख से कम तो है नहीं। इन्होंने जो हिस्टोरिकल काम किए हैं अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने तो किए नहीं। देखिए, सब पार्क बिल्कुल सतर्क हो गए, जो पड़े थे सुनसान, और भी मंदिरों का भी विकास हो रहा, समाज को भी काफी राहत मिली है। जनता ये मानती है कि इतिहास में इतना विकास बुंदेलों की धरती ने कभी नहीं देखा था। लिहाजा बीजेपी यहाँ विकास के दम पर तगड़ी बढ़त बनाती नजर आ रही है। लेकिन बुंदेलखंड में अलग राज्य, श्रमिकों का पलायन, किसानों की खुदकुशी, पीने और सिंचाई के पानी की किल्लत जैसे वो मुद्दे हैं जो बुंदेलखंड की सियासत को पल भर में बदलने का मादा रखते हैं, और यही मुद्दे 2024 के चुनाव का सेंटर रहने वाले हैं। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। आपने झांसी ललितपुर का विकास तो देखा, कैसे 10 सालों में बुंदेलखंड के इस जिले की तस्वीर बदली है, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव का केंद्र बनेंगे। चलिए वो मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो हमेशा से इस इलाके में उठता रहा है वो है अलग बुंदेलखंड राज्य का। हालांकि ये मांग सिर्फ मांग ही साबित हुई, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा जरूर उठेगा। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा मुद्दा है इस इलाके में श्रमिकों का पलायन। वजह है कि उद्योग धंधों और आय के जो साधन है उसकी कमी देखी जा रही है, लिहाजा पलायन झांसी ललितपुर में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। और तीसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो ये सबसे अहम और सबसे संवेदनशील मुद्दा है किसानों की खुदकुशी। कर्ज और फसलों की बर्बादी के चलते यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में किसान खुदकुशी करते हैं, जो कि चुनावी मुद्दा बन सकता है। और चौथा मुद्दा है पीने और सिंचाई का पानी। हालांकि ये मुद्दा बीजेपी को बढ़त देगा, क्योंकि 98% घरों तक पानी पहुंचाने का जो दावा सरकार कर रही है उसे काफी हद तक जो पूरा भी कर लिया गया है। एक तो आपने जैसे कहा सब हवाई अड्डा जिसकी हमको स्वीकृति मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा कार्य हमारा है बीडा। एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे पूर्ण रूप से फैल जाए और अच्छा काम उसमें हो जाए। झांसी और इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हम इतनी नौकरियां बना लें
इतनी नौकरियां कर ले कि लोग बाहर से पलायन करके बुंदेलखंड आएंगे, वो है विजन। तो यहाँ के हालात, पॉलिटिकल हालात बहुत तेज़ी के साथ बदले हैं। कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा आता है लेकिन रिजल्ट कुछ और होते हैं। पिछले 10 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी, और पिछले चुनाव में तो कभी यहाँ पे बसपा का बोलबाला था कि बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतती थी। तो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि हालात, बुंदेलखंड के हालात जैसे भी प्राकृतिक बने, आर्थिक बने या पारिस्थितिकी ही बने, जैसे भी हालत बनते हो उन हालातों के आधार पर मुद्दे बदलते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। जो भी चुनाव लड़ेगा, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनाव प्रदीप जैन आदित्य नहीं लड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। किसी को भी टिकट मिले, हम लोग पूरे जी जान से लगेंगे और प्रयास करेंगे कि अंतिम व्यक्ति के सुख दुख में हम उनके साथ खड़े रहें। तो दावे आपने सुने, एक्सपर्ट्स को भी सुना, विकास पर बात हुई और झांसी ललितपुर के मुद्दे भी हमने आपके सामने रखे। अब बारी है सांसद के रिपोर्ट कार्ड की, तो चलिए क्या कहता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड वो भी आपको बताते हैं। बतौर सांसद अनुराग शर्मा के खाते में कई उपलब्धियां जाती हैं, जैसे कि झांसी ललितपुर के 98% घरों में पानी पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी झांसी ललितपुर वालों को मिला है और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी हो चुका है और आगे भी काम जारी है। इसे नोएडा की तर्ज पर बनाया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के तहत में BDL कारखाना बनना भी शुरू हो चुका है, जिससे कि हजारों रोजगार पैदा होंगे और ललितपुर में ड्रग पार्क के लिए भी सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में एडॉप्ट हेरिटेज का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये भी बीजेपी सांसद के खाते में एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है और इसी तरह झांसी को स्मार्ट सिटी बनाना और उसके तहत में तमाम परियोजनाओं को लेकर भी सांसद के रिपोर्ट कार्ड को काफी ज्यादा मजबूत करता है। झांसी और चित्रकूट में एयरपोर्ट को मंजूरी भी मिल चुकी है। मौजूदा सांसद का दावा है कि अगर दोबारा जीते तो काम को आगे भी पूरा कराया जाएगा, इसकी भी वो गारंटी ले रहे हैं। तो ये था सांसद का रिपोर्ट कार्ड। अब जरा मौजूदा सांसद और प्रतिद्वंदियों के दावे भी हमने आपको दिखाए और आपको बताया कि यहाँ का सियासी समीकरण आखिर क्या कहता है। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई सीट के सियासी समीकरण के साथ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। छेड़खानी परेशान लड़की ने आत्महत्या की। आरोपी के परिजनों ने की धमकी से परेशान था। 13 दिन